नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह की, और इसमें हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी की। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों या फिर स्टेट पीएससीज हों, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो या एसआई के एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम्स में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक वीडियो में हम पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था भारतीयों को। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, बाई कैमरल बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को बाई कैमरल बना दिया गया था, द्विसदनी बनाया दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो डायरकी सिस्टम जो लागू किया गया था, द्वैध शासन, वो लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होना था कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आइए जानते हैं दोस्तों, अंतरिम जो सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वर्ष 1946 में, उसमें कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण पद धारित किए थे? सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। इन्हें राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का प्रभार सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त और सी राजगोपाली शिक्षा एवं कला का प्रभार दिया गया था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, और भारतीय संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहले सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे टेम्परेरी, और परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो यह स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो निर्माण के समय 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज
को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और फिर परमानेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। आइए संविधान सभा के बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन से नजर डालते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतों के लिए समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जीबी गणेश वासुदेव मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्र, इनकी मृत्यु के बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को रखा गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डीपी खेतान की जगह बाद में टीटी कृष्णचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था तथा सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व स्रोत। हमारा संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रेरित है। तो आइए देखते हैं कौन से विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये प्रेरित हैं जर्मनी के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है दोस्तों कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों आपको बता दें कि भारत संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है और 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची
और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधानों से प्रेरित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। विभिन्न देशों के संविधानों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रस्तावना के शब्द, इसमें से हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका एवं संसदीय विशेष अधिकार, ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत का संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बात करते हैं कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन तथा संघात्मक विशेषताएं, ये सभी कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान के संविधान से ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आइए संविधान का जो क्लासिक पार्ट कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है उन पर नजर डालते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। कुल 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल्स हैं और वो आर्टिकल्स कौन कौन से देखते हैं। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये भारतीय संविधान का 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। दूसरा भाग है नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में विभाजित है। तीसरा पार्ट है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 4A में बात करी गई है मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, आर्टिकल 51A। भाग 5 बात करता है संघ की, यूनियन, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 बात करता है राज्य की, द स्टेट्स, 152 से लेकर 137 तक। इसके बाद 7वें पार्ट जो है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसे निर्देशित कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 द यूनियन टेरिटरीज, ये अनुच्छेद 239 से 242 तक की बात करता है। भाग 9 में बात करता है पंचायतें, अनुच्छेद 243 से लेके 243 अन्ना तक। 9A बात करता है 9 का नगर पालिका की, द म्यूनिसिपैलिटीज, अनुच्छेद 243
ता से लेके 243 या 6 तक। 9 भी बात करता है सहकारी समितियों की, द कोऑपरेटिव सोसाइटी की, 243 या जा से लेके 243 या ना तक। भाग 10 बात करता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 से लेके 244A तक। भाग 11 बात करता है पार्ट 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। भाग 12 बात करता है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, आर्टिकल 264 से लेके 300A तक। भाग 13 बात करता है राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 301 से लेके 307 तक। बात करते हैं 14 अनुच्छेद 14A, ये बात करता है राज्यों और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। आर्टिकल 14A बात करता है ट्रिब्यूनल्स की, अधिकरण की बात करता है, अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा तक। भाग भारतीय संविधान का भाग 15 बात करता है इलेक्शंस का, निर्वाचन का, और इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 बात करता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध करता है भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भारतीय संविधान का भाग 17 बात करता है इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज की, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान का भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। भारतीय संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भारतीय संविधान का भाग 20 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन की, अनुच्छेद 368 के माध्यम से। भारतीय संविधान का भाग 21 बात करता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भारतीय संविधान का भाग 22वां बात करता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन का, और 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक रखा गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उनमें अलग अलग समय पे संशोधन हुए और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां। आइए इन अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ से यदि किसी नए राज्य का सृजन करना है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और विशेष उपबंध किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में ये सभी उपबंध किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं संविधान अनुसूची 1985। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इस संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। आइए बात करते हैं सभी 12 अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्र, उनके नाम की सीमाएं की बात कर। दूसरी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी जिसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्याय पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची बात करती है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों
के द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों का बारे में जिक्र किया गया है तीसरी अनुसूची में। इनमें शामिल होते हैं संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथों का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची बात करती है राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम ये 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को बंटवारा किया गया है और इसे 3 सूचियों में विभक्त किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया और ये 22 भाषाएं कौन सी हैं दोस्तों, जो हिंदी के विकास में सहायक भाषाएं हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम किए गए हैं और इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के, यानी ये मूल अधिकारों को कम करती है अनुसूची। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां या उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व का दायित्व प्रदान किए गए हैं और इन्हें कुल 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कार्य करने के लिए। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया में एक अद्भुत तथा अद्वितीय संविधान है और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आइए बात करते हैं। संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, यानी 2 ऑफिशियल नेम दिए गए हैं भारत में, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? महत्वपूर्ण व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली है और ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? सिंगल एकल कार्यपालिका। भारत की हम जो कि भारत में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं, जबकि वहां पे भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा है और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत का संविधान परिसंघी है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है भारत का, गाने का मानक समय है 52 सेकंड। केसी व्हीलर ने कहा है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले दोनों का एक के मध्य संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? एक ही संविधान, राज्य और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संबंध है और ऐतिहासिक परिदृश्य और कम शिक्षा ये मुख्य कारण रहे एकल संविधान के, क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है विभिन्न प्रावधानों के माध्यम, अनुच्छेदों के माध्यम से। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान पूरा का पूरा बुरा हो जाएगा। यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कहा था भीमराव अंबेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था?
कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा था जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? कुल तीलियां होती हैं 24। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7 शेड्यूल्स, 7वीं अनुसूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन कौन से विषय दिए गए हैं वो बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी किस सूची का विषय है? तो सीआरपीसी समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, परंतु इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का विषय। कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज्य को भी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। दंड प्रक्रिया, सीआरपीसी भारत संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती में शामिल किया गया। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बात करते हैं प्रियम्बल की। उद्देशिका, उद्देशिका क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना को एक दर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वह स्थान है जहां से पूरे संविधान का आकलन किया जा सकता है। इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत के लोग, यानी संपूर्ण शक्ति जो है भारत के लोगों में निहित है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है और प्रकृति बताई गई है भारत के संविधान की समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ये न्याय दिए गए और किस डेट को अधिनियमित हुआ ये डेट बताई गई है इस प्रस्तावना के माध्यम से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना के द्वारा पता चलता है कि भारत के संविधान की प्रकृति धर्मनिरपेक्षात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होने चाहिए। मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? उद्देशिका, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र राज्य है, रिपब्लिक है। इसका अर्थ यह है कि जो शासन होगा वंशानुगत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये सब जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार संविधान के विभिन्न भागों में डिटेल्ड प्रोविजन किए गए हैं विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से। देखते हैं मूल अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष सब संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. मुंशी जी के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में प्रस्तुत किया था? बेरूबाड़ी मामले 1960 में यह मत प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान के प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान का भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 to 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होते हैं: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं, ये शामिल होते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघीय प्रदेश हो गए हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें। यूनियन टेरिटरी से 20 सीटें आएंगी। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019, यानी पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके 2 यूटीज बना दिए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संसद को प्रदान की गई है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर, ये जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के पहले गृह मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों के रूप में विभाजित किया गया है। ये जोनल काउंसिल है। पहली है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, इसका मुख्यालय है कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है चेन्नई में। इसमें शामिल होते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। के.एम. पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। भारत के 28 राज्य हुआ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और संविधान के भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। भाग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीके से? जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या भूमि के अर्जन से। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को, यूएसए में दो नागरिकता दी जा सकती है। 2 नागरिकता यानी राज्यों की अलग आइडेंटिटी और सेंट्रल की, केंद्र की अलग आइडेंटिटी। भारत में राज्यों की कोई अलग पहचान नहीं है, मतलब भारत संघ की ही एक नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान किया गया है? तो इनमें कौन कौन से देश शामिल दोस्तों? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और इसमें शामिल धर्मों में शामिल नहीं किया गया मुस्लिम धर्म। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? 3 तरीके से नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किया गया है। परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाए? लगातार 7 वर्षों तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 9 सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को चरितार्थ करता है। लक्ष्मीमल सिंह एल.एम. सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स इन इंडियन ओरिजिन, का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर। भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। भाग 3 बात करता है मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) तथा 16(b) अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को भी दिए गए हैं और जो विदेशी नागरिक उनको भी प्रदान होते हैं। तो कौन से? अनुच्छेद 15
धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ये केवल भारतीय नागरिकों को यह मूल अधिकार प्राप्त है, जबकि विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है। यह केवल भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 का उपबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, परंतु इन अधिकारों के में राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20(3) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित होते हैं। अगर हिंदू की बात होती है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, तो उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिख धर्म के अनुयायी भी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है और यह भी एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? और तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कस्टोडियन है न्यायपालिका, जुडिशियल, मतलब न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वे मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराए। संरक्षक है। भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है, रिट दायर की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। संसद के को मौलिक कर्तव्यों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय में दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में 1973 में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। संसद संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है वैधानिक अधिकार है। यह लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? ये तो अनुच्छेद 15(6), आर्टिकल 15(6) और 16(6)
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये हो गया है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। सिटीजन्स को तो उपलब्ध है, नॉन सिटीजन्स को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, आर्टिकल 19। बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बाउंडेड लेबर अबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1976 में। आपको बता दें कि संविधान को भाग 3 मूल अधिकार को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो 6 भाग हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो दोस्तों भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के निर्देशक तत्वों का भाग है, किंतु समान आचार नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं, यानी इसके हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट मतलब सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43A आर्टिकल 43 का में यह प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार कभी भी अदा किया जा सकता है। यह कथन है केटी शाह जी का। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होना, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 38 क्या बात करता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) कहता है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39A कहता है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39B कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आर्टिकल 39 घ कहता है स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 अंगा कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में बात कही गई है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43A यह कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 बात करता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में बात कही गई है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में।
अनुच्छेद 45 में यह कही गई है कि 6 से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 बात करता है दोस्तों SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46 में बात कही गई है। अनुच्छेद 47 बात करता है पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध राज्य लगाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 48 में ही बात करी गई कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। 48 पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में बात कही गई है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। अनुच्छेद 50 में बात कही। अनुच्छेद 51 में बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की में अभिवृद्धि करना। अब अगला टॉपिक है दोस्तों मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बताते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए आर्टिकल 51A भाग 4 के 51A अनुच्छेद 51 में इन्हें स्थान दिया गया है और रूस के संविधान से प्रेरित हैं मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ USSR से प्रेरित होकर मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में गठित की गई थी। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य का संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाना चाहिए? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, इन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना गया है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज माना गया है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 51A का क्लॉज 5। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, मतलब नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य लागू होते हैं, गैर नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। ये जो नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य है उन पर नजर डालते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न या उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य वर्ष 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती वर्ष 1985-86 को जनहित याचिका फादर ऑफ PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पिता कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को। अगला टॉपिक है अपना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या अर्हताएं होती हैं? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद डिसाइड किया गया है, किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो या फिर और भी जो वो है उस पे ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत अप्रत्यक्ष पद्धति से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। डायरेक्ट जनता के द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, जबकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और प्रणाली क्या कहलाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो मतदान करते हैं राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी है, जहाँ पे विधानसभा है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य। इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि नामांकित नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरी मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। मतलब केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सपोज दैट कोई भी मुख्यमंत्री उच्च सदन से आता, विधान परिषद का सदस्य है, वह विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो वह पात्र नहीं होगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। जब राष्ट्रपति पर कभी भी इम्पीचमेंट लाया जाता है तो इम्पीचमेंट केवल लोकसभा तो राज्यसभा के सदस्य द्वारा लाता है, उसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निर्वाचन में शामिल किया जाता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। 6 माह की समय सीमा के अंदर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट द्वारा। राष्ट्रपति के संसद के किसी भी सदन में इम्पीचमेंट महाभियोग लाया जा सकता है और हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है दोस्तों संसद को। संघ की कार्यपालिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57।
आर्टिकल 57 मतलब कितनी बार भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 57 में कहा गया राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? पॉकेट वीटो जिसे कहा जाता है। आर्टिकल 111 में यह प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इन पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 52 यह भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में संघ की सभी समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन कौन निर्वाचक जो मंडल बनता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, क्या तरीका है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की पदावधि टेन्योर अनुच्छेद 56 में दिया है। और न्याय पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में क्या क्या अर्हताएं क्वालिफिकेशन होंगी। अनुच्छेद 59 में बात कही गई है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में बात कही गई है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। अनुच्छेद 62 यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद्धति। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जब नहीं है अपने पद पर तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। और अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु यह शक्ति राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1980 में जेबी वीटो का अब तक प्रयोग किया गया है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी तो कौन होते हैं? प्रसाद पर्यंत तक संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वीवी गिरी का संबंध रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन से। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपतियों को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये इन्होंने कार्य किया राष्ट्रपति के रूप में। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया
मतलब सबसे लंबा टेन्योर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और सबसे छोटा टेन्योर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। बात कर लें दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि इसमें राज्य विधानसभा को कोई सदस्य शामिल नहीं होता और उसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों निर्वाचित तथा नामांकित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, उसका अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन की अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदन की। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन में सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते दोनों निर्वाचन में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। आइए दोनों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना करें। लोकसभा बनने की सदस्य बनने की अर्हता रखता हो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित, शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने की जो आयु होती है वही होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री जी के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतया किस सदन का सदस्य होता है? कोई भी, मतलब भारत का प्रधान लोकसभा का होता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी भी सदन का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? मतलब कैबिनेट मिनिस्टर रह सकता है अधिकतम 6 माह तक। 6 माह की अवधि तक कोई व्यक्ति बिना सदस्य बने मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिक शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में ऐसा कहा गया है। लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधान मंडल द्वारा तय किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिक किसके अधीन कार्य करती है? एग्जीक्यूटिव विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में सबसे पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे श्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? वो थे चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया? अनुच्छेद 352(3) में। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपालास्वामी अयंगर की। आइए दोस्तों, अंतर जान लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में जिक्र किया गया है। अगला टॉपिक है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 3 विधि अधिकारी होते हैं महत्वपूर्ण। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ पहले प्रथम महान्यायवादी थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के द्वारा दी जाती है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? यह महान्यायवादी का अधीनस्थ अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव पहले CAG थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ये देता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के अंतर्गत सृजन किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है CAG का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। CAG को राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा के पेंशन एवं भत्ते किस
पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सीएजी संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 48 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। और रिपोर्ट जो अंकेक्षण प्रतिवेदन 151 में दिया गया है। अगला टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है संविधान की चौथी अनुसूची। लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा अपर हाउस की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों शामिल होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह यथावत रहेगा वर्ष 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में 6 सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 है वर्तमान सदस्य संख्या। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। कुल लोकसभा के 80 सदस्य आते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चात। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, जबकि डिसॉल्व की जाती है लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। परिसीमन डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य भारत के पहले आम चुनाव हुए थे लोकसभा के लिए। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? आवश्यक है अनिवार्य रूप से 2 सेशन बुलाए जाने चाहिए। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो
अच्छा, मध्य प्रदेश में पहले 29 सीटें मध्य प्रदेश में वर्तमान में 29 सीटें हैं, और बिहार छत्तीसगढ़ जो कि अलग राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, इन दोनों के योग के बराबर है बिहार राज्य में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मतों की स्थिति में होने पर स्पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति में, जिसमें 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं समाज सेवा, कला, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्रों से। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, वर्ष 1980 से 86 के लिए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। वे लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो पहले ही लोकसभा अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर कौन सा भारित व्यय नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते CFI से नहीं जारी किए जाते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोअर हाउस में, विधान परिषद में, विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। लेखन दान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 वर्ष का अधिक से अधिक समय होना चाहिए दोनों सेशनों के बीच में। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के किसी आपातकाल स्थिति में। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे क्लोजर मोशन समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक की शक्ति प्रदान की गई है राज्यसभा को रोकने की। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति एस्टिमेशन कमेटी। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक, डॉरी अबॉलिशन बिल,
पर वर्ष 1961 में पहली बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन करता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष होती है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। 1 घंटा हो सकती है शून्यकाल की अवधि। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती है संप्रभुता। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो भारत की देन है 0 आवर। संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल कहलाता है। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 फरवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा तय किया जाता है? तो संसद द्वारा तय किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकते हैं? राष्ट्रपति अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहलाती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्षों तक वकालत करना चाहिए। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोक हितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। अगला टॉपिक है राज्यपाल गवर्नर। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति
में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राज्य, किसी भी राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में से एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वां स्थान प्रोरोगेशन का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000 रुपए मासिक वेतन होता है राज्यपाल का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां कौन सी होती हैं? राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग का गठन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 233 के द्वारा। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन कर उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, 169 के अंतर्गत। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा राज्य में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना रेजिग्नेशन त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो इन्हें 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, जबकि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष की आयु।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को कहते हैं मैंडबस परमादेश। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण सर्टियोरी। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह की अवधि तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिटेशन रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडनी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? इस आयोग का गठन किया गया था मार्च 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था 1990 में। अगला टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने ऐसा कहा था। भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम किस अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक सुरक्षा से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन किसकी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 1 माह की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब राज्य में। आपातकाल के तीन भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। वित्त आयोग की संरचना होती है दोस्तों, एक अध्यक्ष होते हैं, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, सदस्य 4 सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति, राज्य के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ। 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति रखते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। भारत के पहले वित्त आयोग थे के अध्यक्ष थे श्री केसी नेहरू और वर्तमान में है ये 15वें वित्त आयोग हैं NK सिंह। इनकी सिफारिशें वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक लागू होंगी। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में अनुदान सहायता को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की संरचना देख लेते हैं। NK सिंह अध्यक्ष में है, शक्तिकांत दास सदस्य हैं, डॉक्टर अनूप सिंह ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अल्पकालिक सदस्य हैं और डॉक्टर रमेश चंद ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, अरविंद मेहता सचिव हैं और अजय नारायण झा ये भी पूर्णकालिक सदस्य हैं। अगला टॉपिक है नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन की। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की संरचना स्ट्रक्चर देखते हैं। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। सदस्य पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है और सचिवालय। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में हुई थी स्थापना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं अध्यक्षता राष्ट्रीय विकास परिषद की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग तथा अन्य राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अन्य अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था?
के संस्थानों के द्वारा कहा गया था। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? वर्ष 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विसेज को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना देखते हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य होते हैं उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश 1, उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश 2 सदस्य हो गए। मानवाधिकार से संबंधित कार्य, अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। ये सभी पदेन सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद जो कि अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी शामिल थे। अध्यक्ष पीसी घोष। न्यायविद सदस्य इसमें कौन कौन थे? जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी, ये न्यायविद सदस्य। और गैर न्यायविद अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम।
राजनीतिक व आपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 आर्टिकल 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में और बीजी खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। आपको बता दें कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अलग अलग समय पर इस पर संशोधन हुए और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बाद में संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और 22 हो गई। ये प्रमुख भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 350 का। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति, जिसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला टॉपिक है पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में शुभारंभ किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की उपस्थिति संस्तुति दी थी? द्विस्तरीय। पंचायतों और एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति द्वारा। किस राज्य में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या प्रारूप स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी।
यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडलों को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज में से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल राज्य में। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243I के अंतर्गत व्यवस्था किया गया है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है? आंध्र प्रदेश में। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना मूल सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं दूसरे अन्य सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।